अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। उसमें पहला एमसीक्यूज है कि कौन से फिनोमिना में अगर एक आयन है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है इक्विलिब्रियम में, यानी कि आधी कंसनट्रेशन का रिएक्टेंट बन रहा है, आधी कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर हम उसमें एक और आयन डाल देते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कौन से में होती है, कौन से फिनोमिना में? तो वो होता है कॉमन आयन इफेक्ट में, जिसमें हमारे पास दोनों कॉमन आयन्स बन जाते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाती है लीच की वजह से। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड एमसीक्यूज़ के आंसर सेम है। एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन पहले वाले एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के दरमियान में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वह है एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और थर्ड वाले में कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के दरमियान में डिस्टिंग्विश करना हो तो वो भी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब फोर्थ है कि हमें बफर सोल्यूशन का डिफाइन कौन सी चीज़ करती है, तो वो इसमें हमारे पास होता है वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। अब किसी को क्यूरी कि यहाँ पे वीक एसिड और कंजुगेट बेस क्यों कह रहे हैं, इसकी जगह हम सॉल्ट क्यों नहीं कह रहे, तो वो इसीलिए नहीं कह रहे क्योंकि एसिड से हमेशा कंजुगेट बेस आती है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, उसमें भी हमारे पास वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस आएगा, मीन्स ऑप्शन बी। अब सिक्स एमसीक्यूज है कि HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन का क्या रोल है पीएच कंट्रोल में इन ब्लड, तो इसका आंसर होगा बफरिंग अगेंस्ट चेंजेस इन पीएच, यानी कि पीएच बफरिंग का मतलब पीएच को मेंटेन करेगी, ये पीएच को मेंटेन कर रहा होता है। अब सेवंथ एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि हम कैसे एक स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट को की कंसनट्रेशन को जान सकते हैं, तो उसमें आएगा हमारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वजह से। अब एट्थ एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं कि किसी भी एसिड की अगर हमने स्ट्रेंथ देखनी है कि वो कितना वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से पता चलता है। अगर नाइन्थ एमसीक्यूज देखें तो उसमें कह रहे हैं कि पोलर सॉल्यूट है वो कौन से सॉल्वेंट में ज़्यादा पार्टीशनिंग करेगा, तो वो पोलर सॉल्वेंट में करेगा। ये बात हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टीशनिंग कांस्टेंट में पढ़ी थी। अब पूछा जा रहा है कि पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है, तो पार्टीशन कोफिशिएंट इज अ रेशियो ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन वन सॉल्वेंट टू द अदर, यानी इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखी जाती है दो सॉल्वेंट्स में, एक ऑर्गेनिक एक एक्वस। अब हम इस चैप्टर के शॉर्ट्स करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने मेरी वीडियो से सारा ये चैप्टर किया है तो उनको ये शॉर्ट्स के आंसर इजीली आते होंगे। अब फर्स्ट शॉर्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द कॉमन आयन इफेक्ट विद सूटेबल एग्जांपल, जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट की सबसे पहले हमने डेफिनेशन बतानी है जो कि पेज नंबर 60 पे हमारे पास दी हुई है। इसके बाद हमारे पास 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। आपको जोन सी अच्छे तरीके से याद हो आपने वो कर देना, और अटेम्प्ट करने का तरीका इस तरह कि आपने पहले बता देना है कि जो भी कॉमन आयन्स आपने ये लिया आपने बता देना है कि इसमें ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और फिर उसका इफेक्ट बताना है। इफेक्ट की हेडिंग देके आपने बताना है कि इसकी इक्विलिब्रियम अपसेट हो गई है और कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई फलां आयन के। जैसे यहाँ पे मैं कहूंगी कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। कॉमन आयन बनाने के बाद हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज करके बताना है, और फिर बाद में लीच आइडिया वाली प्रिंसिपल की जो लाइन होगी वो आपने रिजल्ट में बतानी है कि ये रिजल्ट है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। सेकंड और थर्ड ये दोनों में इकट्ठे बताने लगी, दोनों के आंसर्स भी सेम होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है और क्वेश्चन पूछा क्या गया, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के दरमियान में हमने डिफरेंशिएट करना है यूजिंग एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन और के वैल्यू, और थर्ड क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के अंदर हमने डिफरेंशिएट करना है यूजिंग एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन और के बी वैल्यू। मैंने ना 2 आंसर्स बनाए हैं, एक ये मैंने जरा एलेबरेट करके जरा बनाया है कि इसकी डेफिनेशन ये बनेगी और इसमें ये होता है, एक मैंने जरा मेन पॉइंट्स करके बताया। मैंने 2 आंसर्स इसीलिए करवाए क्योंकि कुछ बच्चे मेरे भाई की तरह होते हैं जो कहते हैं कि बस छोटा छोटा लिखना पड़े, तो मैंने उसकी तरह इसलिए मैंने 2 आंसर्स बनाए हैं कि एक जरा एलेबरेट यानी कि जो मेरी तरह जरा चीज़ को अच्छी तरीके से डिफाइन करके करना चाहें तो वो इस तरह कर लें, और जिनको चाहिए कि मतलब शॉर्ट में तो वो इस तरह से कर लें। अब हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है कि जब भी हम किसी एसिड को या बेस को डिसोसिएट करें यानी वाटर के साथ रिएक्ट करें तो वो उसके आयंस में चेंज हो जाए। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना ये हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, और जो वीक एसिड होता है वो हमारे पास पार्शियली डिसोसिएट होता है, हमने ये बता दिया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर आप लोग लिख रहोगे ना बेस के बारे में, क्योंकि इन दोनों के आंसर सेम है, तो आपने बेस के अंदर लिख देना है कि ये इसके अंदर एसिड को छोड़ के खाली बेस के बारे में लिखने के बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। यहाँ पे क्या कहोगे, प्रोड्यूसेस हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं बेस के केस में आप लोग कहोगे प्रोड्यूसेस हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बेस में हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास ज्यादा कंसंट्रेशन में बनता है और एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन्स। अब हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या, हाई एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि आयनाइजेशन ज्यादा अच्छी तरीके से करेगा। अब हमारे पास वीक एसिड हो जाए, वीक बेस हो जाएगा, वो पार्शियली डिसोसिएट करेगा, उसके अंदर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे। एसिड के अंदर बेस में देखें तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आयन और लो एक्सटेंट आयनाइजेशन होता है। अगर एसिड के लिए हम एग्जांपल देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास आता है।
जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। बेस के अंदर देखें, स्ट्रॉन्ग बेस देखें तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाती है। ये एग्जाम्पल साथ उनकी। अब एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन में एसिडिक एसिड और एक दूसरी हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनिया हमारे पास वीक बेस होती है, ठीक है, हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ। अब हम पढ़ते हैं कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। अगर बेस का करेंगे तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb लिख देंगे इधर। Ka और Kb की डेफिनेशन देने के बाद हमने बताना है कि Ka जो हमारे होती है ना, या फिर Kb जो होती है, ये एसिडिटी के या बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Ka के केस में एसिडिटी हम लिखेंगे और Kb अगर हम कहते हैं ना तो Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अब हमारे पास जो Ka लिख दो या Kb लिख दो तो 10⁻⁵ अगर वैल्यू होगी तो हम कहते हैं लार्ज वैल्यू। माइनस में जैसे ही चीज़ ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यानी कि -6, -7, -50 तक जाएगी तो वो स्मॉल वैल्यू होती जाएगी। जितनी लार्ज वैल्यू उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होगा, उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी। अब यहाँ पे स्मॉल वैल्यू उतनी ज़्यादा वीक एसिड। अब यहाँ पे नेगेटिव लॉग, ये वाला हिस्सा आप स्किप करना चाहे तो कर लें। वैसे मैं समझा देती हूँ कि जो एसिडिटी होती है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। अब नेगेटिव लॉग ऑफ Ka हम लेते क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 10⁻⁴ के अंदर वैल्यू लिखी होती है। अगर हम खाली डेफिनेट नंबर चाह रही हो तो तब हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो अगर इसमें स्मॉल वैल्यू होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो वीक एसिड होगा। ये इसका इनवर्स रिलेशन होता है। अब ये वाली बात सारी बता के कि हमारे पास अगर वैल्यू के ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हम जाते हैं इसी की शॉर्ट वर्जन में, कि जिसमें कुछ बच्चों की रिविजन हो जाएगी और कुछ बच्चों को यही शायद चाहिए हो। तो इसमें कहने हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेसिस का एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड या बेस का लो होता है। हमने ये बता देना Ka और Kb स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर लार्ज होगा, वीक एसिड के अंदर स्मॉल होगा। इसकी रीज़न क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट कर लेता है। आपने अगर बेस लिख रहे होंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस कम्प्लीटली डिसोसिएट कर लेते हैं, वीक एसिड या बेस पार्शली डिसोसिएट करता है। इसमें एसिड के केस में हाई कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब हम बेस के केस में कहेंगे तो हाई कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, OH आयंस। अब इसके एक एग्जांपल आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं जिन्होंने ये वाला आंसर कर रहे हैं तो वो भी ये देख सकते हैं कि इसका एक आंसर ये बनता है कि HCl के अंदर इसको डिसोसिएट करें तो H+Cl- में HCl हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इस एसिडिक एसिड से, क्योंकि इसकी Ka वैल्यू 10⁻⁶ है, ये लार्ज वैल्यू होगी। तो लार्ज वैल्यू तो लार्ज Ka हमारे पास आ गया। Pk इसका -6.0 कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। एसिडिक एसिड जो ये हमारे पास वीकर एसिड है HCl से, क्योंकि Ka वैल्यू जो है वो छोटी है। देखो इधर 6 है, मतलब हमारे पास पॉजिटिव में, इधर देखो तो -10, माइनस में जितनी चीज़ चली जाए वो छोटी होती चली जाती है, तो इसकी Ka की वैल्यू छोटी हो गई है। अब और ये बताना है कि ये हमारे पास पार्शली डिसोसिएट करेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन बफर सॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ हाउ इट कैन बी मेड। अब हमारे पास कैसे बनता है, पहले हमने इसकी डेफिनेशन बता देनी कि इसकी ये डेफिनेशन है और इसके दो मेथड होते हैं प्रिपेयर करने के। एक होता है एसिडिक बफर, तो वो उसको वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, यानी कि उसका जो भी कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को हमें रिएक्ट करा देना है। अब मेरे पास इसका ये वीक एसिड था, इसका कॉन्जुगेट मेरे पास क्या बनेगा CH3COO। अब इसके साथ मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवा दिया तो CH3COONA उसका सॉल्ट बन गया विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमने बता देना कि वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस, इसको एलेबरेट करके बता देना। बफर का दूसरा मेथड प्रिपरेशन बेसिक बफर होता है, जिसमें हम वीक बेस को मिक्स करते हैं, उसी का सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट कैसे बनाते हैं, हम इसका जो कॉन्जुगेट एसिड निकलेगा, जैसे यहाँ पे NH4+ निकला, उसको हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो NH4Cl, तो हमारे पास NH4OH और इसका NH4Cl, ये हमारे पास क्या बन गया एक बेसिक बफर। और इसकी सोल्यूशन में pH होती है मोर देन 7। हमारे पास है कि बफर सॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करता है pH को, और इसमें हमने अपनी केमिकल इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 53 से सबसे पहली लाइन ये जो आपके पास लिखी, कंसीडर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ CH3COH बफर एक्शन में। आपने पहले तो ये बता देनी कि आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है, उसमें एसिडिक एसिड और उसका आपके पास विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये बताने के बाद आपने ये सारी इक्वेशन बना ली कि इसकी डिसोसिएशन ऐसे होगी। फिर आपने बताना है कि अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं इस सोल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, जो इसके हाइड्रोजन आयन है ना, ये इसके साथ रिएक्ट कर देंगे, इसके एसिडेट आयन के साथ रिएक्ट करके pH होगी वो रीजनरेट हो जाएगा हमारे पास एसिडिक एसिड, तो pH चेंज नहीं होगी। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं जैसे कि NaOH, तो वो हमारे पास दोबारा से ये बना देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना देगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, सोडियम एसिडेट, वो बना देगा दोबारा से, और हमारे पास pH भी फिर चेंज नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन, इसमें आपने बता देना कि बफर के यूजेस जो कि आपको इजीली याद हो जाए, और सारी ये मैंने कुछ एग्जांपल साथ साथ दे के लिखी हुई, यहाँ से आप वो कुछ नोट कर लें।
मतलब जो बुक में लिखा हुआ है वो भी लिखना है, साथ इसके साथ ही एग्जांपल्स आप नोट कर लें। मतलब यहाँ से इजी लगते तो यहाँ से कर लें, वहाँ से करना है तो वहाँ से कर लें, जिस तरह आपको इजी लगे। 7वां क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमारे पास पूछा हुआ हाउ H2 यानी बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं ये प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग pH। तो हमने सबसे पहले तो बता देना कि बाइकार्बोनेट आयन हेल्प करते हैं कि हम pH लेवल को ब्लड में बैलेंस कर सके। बुक में जो लाइन लिखी है उस तरह लिखना, तो उस तरह। और फिर हमने इसका बफर सोल्यूशन के बारे में बताने कि इसमें ऐसे बफर सिस्टम बनता होता है, रैपिड चेंजेस को बचाता होता है पीएच के अंदर। और हमने इसकी न्यूट्रलाइजेशन एलिमिनेशन ऑफ एसिड बेस ये हमने बता देनी है। बुक से करना है, बुक से कर ले, इस तरह से हमने सारा कर लेना है यहाँ तक। और ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई कैसे बाइकार्बोनेट आयन बनता है हमारे पास रीनल सिस्टम के अंदर। मर्जी आप लिखें ना लिखें, मगर ये वाले जो सारे पॉइंट्स ये मैंने सारे बुक से डिड्यूस करके लिखे हुए हैं। अगर आपको यहीं से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, मगर थोड़ी बहुत जैसी इक्वेशन दी हुई थोड़ी बहुत ऊपर साथ एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत बुक से देख लीजिएगा या अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा कर लीजिएगा उसको। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट की, और हमारे पास गिवन में हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो हमने स्टेप्स लिख देने कि ये 3 स्टेप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं दी हुई। हमने बस पहले तो बता देना कि हमें पहले डिसोसिएशन इक्वेशन लिखनी होती है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी है AgBr की। Ag आप कोई और भी दे सकते हैं मर्जी, जैसे वहाँ पे CaF2 की एक दी हुई थी वो दे दें। अच्छा AgBr है, AgBr गोज टू फॉर्म Ag प्लस Br-, इनके मोल्स x मोल्स थे हमारे पास, इक्विलिब्रियम में था ये, तो x मोल्स हमने कह देना है। अब KSP की एक्सप्रेशन लिखनी है। KSP की एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इधर हमने प्रोडक्ट्स को लिखना होता है। हमने मोलर कंसंट्रेशन के अंदर प्रोडक्ट्स को लिख लिया। प्रोडक्ट्स को लिखने के बाद इस Ag की जगह पे हमने x लिखना है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है x, इसकी कंसंट्रेशन यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है x, वो लिख ली। लिखने के बाद हमने अभी x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने अंडर रूट लिया दोनों साइड्स पे। अब हमारे पास यहाँ से x यानी कि कंसंट्रेशन तो लैदा हो गई, मगर यहाँ पे KSP की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई ऊपर क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास इसमें वैल्यू नहीं दी हुई। तो हम यहाँ तक कर लें तब भी हमारे पास आंसर या आपके पास आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ तक नहीं कर सकते तो KSP की वैल्यू आप खुद से जैसे ज्यूम कर लेगी, ये इसका ये वैल्यू होगी तो उसका आंसर निकाल ले, जैसे कि बुक में हमारे पास दिया हुआ था। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना होता है इक्वेशन, ये डिसोसिएशन इक्वेशन लिख दी। KSP एक्सप्रेशन ये आ गई हमारे पास KSP एक्सप्रेशन। फिर सॉल्व फॉर आयन कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन के लिए सॉल्व करना होता है। कैसे करते हैं हम लोग, जो इसकी कंसंट्रेशन होती है ना, यानी कि हमने जो कलेक्ट की हुई थी कि ये x है, ये तो वो हमने लिख देनी होती है। x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया।